Assalamu alaikum and welcome back. This is your course Management 563 Operation Strategies, and we are almost 2 lectures to finish the course. I hope you people have enjoyed, but I rigorously enjoyed it क्योंकि ये था कि Operation Strategies is right now something कि जी आपने अगर operations management तो सारे कर लेते हैं, लेकिन strategies basically come into the decision making. So once you are hopping on from middle management to the top management, the operation strategies is definitely going to help you out. My name is Dr. Neil Salman, and just giving you a recap कि हमने last lecture में क्या किया था. That was basically we talked about decision making. कितनी किस्म की decision making होती है, हम करते क्यों हैं decision making, what are the steps involved in decision making. उसके बाद हमने इसके अंदर एक दो models पढ़े थे decision making के, and then we moved forward with कि जी आपने different situations में जब decision making कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं. ठीक है, जो last part which is more crucial is कि decision making को हम operating strategy के साथ किस तरह link up कर रहे थे. अब आप देखें कि once you are making these deliberations कि जी आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी operation strategy बनानी है, तो you are actually making some important decisions. और वो जो एक डायग्राम हर obviously हर lecture के अंदर था कि जी एक साइड पे आपके resources हैं, आपकी capacity है, एक साइड पे market demand है, उसके दरमियान जो square था, that is basically your decisions. अब जो हमने decision लेनी है, either that can take you and make you a winner, or that can make you a loser. Obviously we don't want to become a loser, we want to become a winner. और वो जो winning decision making है वो आपने कैसे करनी है वो हमने last time की थी. You can make decisions at an independent level, or you can make decision in a group. और मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब आप एक ग्रुप के अंदर सारे एक ही डिसीजन को जब अग्री करना पड़ते हैं, that is also a little bit critical. You have to really think about it, and I hope आपको टाइम मिला होगा if you have seen that 12 Angry Men, और वो World War Z के अंदर वो 7th Man वाली philosophy आपने देखी होगी. So you can understand कि जो decision making is important and it's crucial. Now last जो हमारा part है, जो अगले 2 lectures होंगे, that will obviously will be the recap कि जी हमने अभी तक इन 30 lectures में क्या किया था. So जो लास्ट 2 जो आज का लेक्चर है, अब हम बात करते हैं कि जी हम अपनी स्ट्रैटेजी को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और जो लास्ट इसी लेक्चर का जो पार्ट होगा दैट इज़ बेसिकली कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी को एवेल्यूएट कैसे करना है, उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, एंड ऑन द अदर साइड दैट इज़ बेसिकली आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. सो व्हाट इज़ फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. नाउ जब हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो इट्स बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसेस. पहली बात जो आपने याद रखनी है दैट इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसेस. फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इज़ द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजंस दैट मेक अप द स्ट्रैटेजी. कि जो आपने अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर जो चीज़ें लिखी थी, आप उनको किस तरह ट्रिकल डाउन करते हैं जो कि आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनेगी, और फिर जब उसको ऑपरेशंस में आप इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. नाउ इट इज़ एसेंशियली अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ अलाइनिंग प्लान्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपके प्लान्स हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, फिर प्लान से आपने उनको एक्शन बनाने के लिए आपने एक्टिविटीज़ बनाई, और फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए. अब आपने इनको क्या करना है, अलाइन करना है. योर प्लान्स नीड टू बी अलाइंड विद योर activities, and activities need to be aligned with your objectives. और उसके बाद it will be a relatively occasional activity. ये regular नहीं होती क्योंकि strategy एक दफ़ा बनती है. Although operation strategy consideration may form part of the annual planning cycle. यानी एवरी ईयर जो हम प्लानिंग साइकिल बनाते हैं उसका ये सब पार्ट बन सकती है, लेकिन होता ये एक दफ़ा है. आप हमेशा अपनी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी नहीं चेंज कर सकते बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट इनकर्स कॉस्ट, एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डिलिबरेट थिंकिंग. देन मेनी डिटेल्ड फॉर्मुलेशन मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड सो फार, और हमने वो मॉडल्स काफ़ी डिस्कस किए थे. सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ अलाइनमेंट. जब हम वर्ड अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है या उसका क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन. ठीक है, अब अलाइनमेंट इज़ बेसिकली आपने मैं बड़े कॉमन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. गाड़ी की जब अलाइनमेंट करते हैं, आप चारों व्हील्स की अलाइनमेंट करते हैं, इट हैज़ टू बी मूव
स्ट्रेट के, अगर आप स्टीयरिंग छोड़ भी दें तो आपकी गाड़ी इधर उधर मूव नहीं होती। सिमिलरली अलाइनमेंट यहाँ पे क्या करती है? अलाइनमेंट इज द स्टेट वेयर एन ऑपरेशंस capabilities match the requirements of its market। वही एक साइड पे मार्केट आ गई, एक साइड पे आपकी कैपेबिलिटीज आ गई, अब आपने इन दोनों को क्या करना है? मैच करना है। सो दैट इज बेसिकली योर अलाइनमेंट। Most organizations try to make their operations resources fit the requirements of their market, कि जो मेरे resources हैं वो fit करें कि market की क्या requirement है। But at higher levels of alignment, they may look at their unique capabilities and then attempt to leverage these into appropriate market positioning, because sometimes मेरी capabilities ज़्यादा होती है। I always give an example of Apple. Apple में Nokia was the market leader and जो Apple की capabilities थी they were much more higher। अभी market वो चीज़ demand नहीं कर रही थी। But once you have that capabilities, then you actually rethink। थिंकिंग तो चल ही रही है, यू रीथिंक कि भी अब मैं अपने इस प्रोडक्ट को, या ये मेरी कैपेसिटी है या ये मेरी नीश है, मैं इसको किस तरीके से पोजीशन करता हूँ सो दैट मेरी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो और मेरे प्रोडक्ट का मार्केट शेयर मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली द अलाइनमेंट कि आपकी मार्केट की जो नीड है वो क्या है, ठीक है, या मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है, और ऑन द अदर साइड आपके मार्केट ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वंस दीज टू आर अलाइंड तो आपकी क्या हो जाती है? दिस इज़ बेसिकली योर अलाइनमेंट। समटाइम्स ये होता है कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है, तो देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पोजिशनिंग कि जी मैं अपने आप को किस तरीके से पोजिशन करता हूँ सो दैट मार्केट में मेरी परसेप्शन कैसी बनाई जाए। देन अब एक और टर्म आ जाती है, दैट इज बेसिकली नोन एज योर स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हमने का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बट सस्टेनेबिलिटी इज बेसिकली द अचीवमेंट ऑफ अलाइनमेंट ओवर टाइम। ठीक है, जब आपकी अलाइनमेंट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हो जाती है तो यू आर सस्टेनेबल, क्योंकि जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो किसके साथ मैच कर रही होती हैं? आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रही होती हैं। Maintaining an existing market requirements and operations capability balance, इसको हम क्या कहते हैं? That is basically my static approach to sustainability। Dynamic नहीं है, जो मेरी existing capabilities है उसको मैंने market के साथ match कर लिया, alignment होगी, that is my static sustainability। Attempting to raise both operations capabilities and market requirements through the process of innovation। लेकिन obviously वो दोनों रहते नहीं है, मैं वही capabilities नहीं रखूँगा जो capabilities Procter and Gamble की 20 years बैक थी, आज वो कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। जो आप 1 साल या 2 साल पहले थे विदाउट एन MBA, वो कैपेबिलिटीज़ आपकी MBA के बाद डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, सो ये हमारी क्या है? इनोवेशन है। सो वो जो हम इनोवेशन के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी मार्केट रिक्वायरमेंट्स को बदल देते हैं और फिर हम अलाइनमेंट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली माई डायनामिक सस्टेनेबिलिटी। सो वी कवर्ड अप के अलाइनमेंट क्या होती है, ठीक है, और देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी। और स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी में दो हमने चीज़ें पढ़ी, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक। स्टैटिक में जो एग्जिस्टिंग आप कैपेबिलिटीज़ को मैच अप करते हैं अपनी मार्केट रिक्वायरमेंट्स के साथ, दैट इज स्टैटिक। उसके बाद जब आप इनोवेशन लेके आते हैं, जब आप अपने उस कैपेबिलिटी पूल को इंक्रीज कर रहे होते हैं, इन्हांस कर रहे होते हैं, इट मे बी विद द रेफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मे बी विद रेफरेंस टू सम negotiations, it may be with reference to कि आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन से आप मल्टीनेशनल करेक्टर आप लेते जा रहे हैं, सो दैट इज़ बेसिकली नाउ डायनामिक सस्टेनेबिलिटी। बट रिमेंबर, जब भी आप डायनामिक यूज़ कर रहे हैं, स्टिल आपने अलाइनमेंट करनी है। आपकी जो नई कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं उसको मार्केट रिक्वायरमेंट के साथ आपने अलाइन करना है। अगर अलाइनमेंट नहीं होती तो आपको कभी भी सस्टेनेबिलिटी अचीव नहीं हो सकती। नाउ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू कंसिडर सस्टेनेबिलिटी इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव करना है तो आपको अंदर उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। Even if an operations ambitions are not raised to the level of alignment to higher market requirements and operations capability, it needs to ensure that its position is not eroded. Somehow in the real world, ठीक है, किताबी बातों में तो हमने कह दिया जी अलाइन करना है, समटाइम्स नहीं पोटेंशियल होता, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता रहा था कि जी आपके अंदर कैपेसिटी तो है
लेकिन मार्केट रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपने पोजीशनिंग करनी है, लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है लेकिन मार्केट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तब भी आपने अपने आप को कुछ ना कुछ तो आपने मार्केट के अंदर करना है. सो वो जो पोजीशनिंग है दैट इज़ नेसेसरी, आपने वो अलाइनमेंट करनी है, बिकॉज दैट इज़ कोर कंपोनेंट फॉर योर सस्टेनेबिलिटी. अगर वो अलाइनमेंट नहीं होती कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट और जो आपकी कैपेसिटी वो मैचअप नहीं करती, वो उनके ऑब्जेक्टिव आपस में अलाइन नहीं होते, तो वी कैन नॉट अचीव इट. ऑब्वियसली अगर अचीव नहीं कर सकते, स्टिल यू हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज आपको मार्केट क्या कर देगी, टोटली इरोड कर देगी. ठीक है. देन कम्स व्हाट एनालिसिस इज नीडेड फॉर फॉर्मुलेशन. जब हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, किस किस्म के हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है. ऑल द मोस्ट फ्रेमवर्क्स स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट्स to understand the markets, and that is not always straightforward. Markets are dynamic, markets are deep, markets are complex. आप मार्केट्स को इतनी आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट्स के अंदर कस्टमर्स की डिमांड्स क्या हो रही होती हैं, वो बदल रही होती हैं. मार्केट्स आर बाय देयर नेचर डायनामिक एंड कंपनीज फ्रीक्वेंटली मिस्टेक मार्केट रिएक्शन. मार्केट का जो रिएक्शन होता है उसको हम समटाइम्स नहीं समझ सकते. क्लासिक एग्जांपल जो कि मैं हमेशा देता हूँ, नोकिया वर्सेस एप्पल. नोकिया नहीं वो मार्केट रिएक्शन समझ सका, एंड नोकिया आज माइक्रोसॉफ्ट ने ओन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट की डिवीजन ने उसको देख लिया. ठीक है. कहाँ पे फिनिश कंपनी टोटल 100% मार्केट शेयर लेके जा रही थी, एंड नाउ इट्स नोवेयर. नो वन रिमेंबर्स द नेम ऑफ नोकिया एनीमोर. सैमसंग को आप देख लें, उसने अपना वो कैसे पोजीशन किया. एप्पल पहले था, लेकिन सैमसंग आके ऐसा प्रोडक्ट को डायनामिक बनाया गया, नाउ यू हैव अ ह्यूज मार्केट शेयर ऑफ सैमसंग. सो देयरफॉर जब आप मार्केट के सिग्नल्स को नहीं समझते तो आपकी गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी वैसी अच्छी नहीं होगी. ठीक है. सो इन पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक. Also, sheer inertia of an organizations make implementing strategic decisions difficult. ठीक है. क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस हो रहा होता है ना, कि आपने एक चीज़ मूव करना चाहता नहीं, वो मूव नहीं हो रही होती, सो दैट बेसिकली causes problem in terms of the formulation of your operations strategy. अब large companies के अंदर क्या होता है, radical new changes in markets or internal technologies can often be underestimated. That's what happened with Coke, that's what happened with P&G, that's what happened with ये जो थी आपकी GE, General Motors. जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब इस किस्म के मार्केट चेंजेस आ रहे हैं तो वो उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं. ओ मार्केट है, हम खुद चैनल करेंगे. देयर आर सर्टन कंपनीज वो कहते हैं जी हम तो अपनी मार्केट डिमांड खुद बना लेते हैं. वेल दे आर अंडर एस्टिमेटिंग. कस्टमर इज सो इंडिपेंडेंट, कस्टमर इज सो पावरफुल कि अगर उसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना तो आप चाहे फ्री भी देंगे वो आपका प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा. सो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द मार्केट्स. मार्केट्स आर टू बिग. और जब की ये नेटवर्किंग आ गई है, आपकी न्यूरल नेटवर्क्स आ गए हैं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, सो नाउ कंज्यूमर्स आर मच मोर वेल इन्फॉर्म्ड. कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड कि what product is good and what product is bad. And now just consumer is not looking at one price variable. Consumer और भी कई सारी चीज़ें देखता है जो शुरू में नहीं देखता था. Now consumer is more well informed. Consumer कहता है जी मैं चाइना प्रोडक्ट क्यों लूँ, अगर मैं यूएस का प्रोडक्ट थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के ले सकता हूँ तो चाइनीज़ मार्केट ऑब्वियसली अफेक्ट होगी. So lesson to be learned that we cannot underestimate the markets. Markets are real. Markets are brutal. So the first point of from where our analysis or the the formulation of this operation strategy starts is that you analyze the market, and the lesson to be learned is do not underestimate the markets. Then we talk about that how do we know that the formulation is complete. कि जब आप formulation या markets को आप study कर रहे होते हैं तो आपको किस तरह पता चलता है कि हमारी formulation complete हो गई है. In terms of operation strategy mix, the formulation process is trying to make sure that the operation strategy, number one, आपकी operation strategy क्या होनी चाहिए, comprehensive होनी चाहिए, and it covers all the important parts of the strategy. You can't just do bit by bit. क्योंकि अभी पिछली स्लाइड में हमने ये बात की थी कि ऑपरेशन स्ट्रैटेजी एट टाइम्स बिकम्स पार्ट ऑफ द एनुअल प्लानिंग. ठीक है. तो आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इंतहाई कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, सिर्फ एक डिवीजन के साथ या वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के साथ ना हो. इट शुड बी अलाइंड विद ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. इट नीड्स टू हैव
internal coherence with different decision areas. यानी it's decision making के जो हर एरिया के साथ उसकी cohesion होनी चाहिए. HR अभी लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से अलाइनमेंट होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी सर्कल्स के साथ कैसे होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट के साथ हर चीज़ का वुड कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, उसकी कोहेजन होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड उसको होना चाहिए. Then your operation strategy needs ensure that decisions correspond to appropriate priority for each performance objective. कि जो आपके performance objectives है, quality, delivery, time, cost, इनको वो क्या करे, respond करे. यानी ये ना हो कि सिर्फ एक objective को timely कर रहा है, सारे objectives को वो respond करे. And last one, it highlights which resource/requirement intersections are most critical with respect to broader financial and competitive priorities of the organization. कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरी priority क्या है, ऑर्गेनाइजेशन 2014 में क्या चाहती है, 2015 में उसका क्या विजन है, और वो आपकी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या इतनी ब्रॉडर होनी चाहिए कि वो ये इन सारों चीज़ों को क्या रखे, अलाइंड रखे. देन जब हम बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज द वे दैट स्ट्रैटेजीज आर ऑपरेशनलाइज्ड, कि स्ट्रैटेजीज को आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है या उनको किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस दैट अटेम्प्ट टू इंश्योर कि जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई हैं क्या वो अचीव भी हुई हैं या इट हैज़ जस्ट रिमेन्ड ऑन द पेपर और इट हैज़ जस्ट रिमेन्ड एज अ पार्ट ऑफ योर एनुअल प्लान. उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल अंडरपिनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी, इट रिमेन्स ओनली अ डॉक्यूमेंट अनटिल एंड अनलेस इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. आपने चाहे हार्वर्ड की आप मॉडल ले आए हैं, MIT से मॉडल ले आए हैं कि जी ये मॉडल्स बड़े सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स हैं और हमने इनको अप्लाई करना है, दे रमेन जिसे कहते हैं एज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजीज, अगर जब तक इन्होंने भी इम्प्लीमेंट नहीं है. क्योंकि थेरी और प्रैक्टिस क्या होती है, फ़र्क होती है. स्ट्रैटेजी बुक में बहुत अच्छी लग रही है लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे तो देयर विल बी नंबर ऑफ caveats. सो द सक्सेसफुल पॉइंट or what makes an operation strategy executable, what makes an operating strategy really good is कि किस तरीके से आपने उसको implement किया है और क्या जब implementation हुई, क्या उस जो चीज़ें आपने उस strategy में लिखी थी क्या वो वाकई achieve हुई हैं या नहीं हुई. ठीक है, so that is pretty crucial. Then comes कि किसको हम responsible कहें, who is responsible for the implementation. Now when we are looking at for the implementation and for the sake of responsibility, although operational line managers are important in operational strategy implementation, जो आपके operations manager होते हैं वो basically ensure करते हैं कि भी आपकी operating strategy implement हो रही है या नहीं है. It is those managers who managers occupying staff position who usually have a strategic monitoring, planning and shaping role, जिनका ये रोल है. So it's not an ordinary position, it's a very key position जिन्होंने actually make sure करना होता है कि जो चीज़ ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी में लिखी हुई है क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही. So वो स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, प्लानिंग और शेपिंग भी कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. Then the role needs to liaison विद मार्केटिंग प्लानर्स, क्योंकि मार्केटिंग वाले आपको क्या बता रहे होते हैं, आपको मार्केट की सिचुएशन बता रहे होते हैं. अभी हम शुरू में हमने जब बात की थी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी है ही क्या, आपकी क्या कैपेबिलिटी और मार्केट की क्या डिमांड है या मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है. सो इनका जो लेज़ों है आपका जो ऑपरेशन, ये जो the individual who is actually looking into the implementation of the operating strategy, he needs to be very closely connected with your marketing department. Marketing planners, project and service development and finance, they also need some organizational space. और उनको organizational space की ज़रूरत होती है. अब there are 4 types of staff central operational roles. अब ये जो 4 roles हैं, number 1 that is the governor, number 2 is the curator, number 3 is the facilitator and number 4 is your trainer. ये 4 roles होते हैं जो कि operations में which make sure कि जी ये आपकी implementation हो रही है या नहीं हो रही है, and they are actually responsible for the implementation of the strategy. Number 1 is your governor, number 2 is your curator, number 3 is your trainer and number 4 is your facilitator. अब how can participation affect implementation?
कि जैसे जैसे आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है या कम होती है तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन उससे क्या हो जाती है, किस तरीके से इम्पैक्ट होती है या उससे क्या चेंजेस आते हैं, क्या उससे इफेक्ट आता है। अ की एस्पेक्ट ऑफ ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू द चेंजेस इम्प्लाइड बाय एनी इम्प्लीमेंटेशन इज टू इंक्लूड पीपल। ह्यूमन रिसोर्स में हम पढ़ रहे थे पीपल, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑपरेशन, ये जो गवर्नर्स हैं, क्यूरेटर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, उसके बाद आपके जो ट्रेनर्स हैं, ये लोग कौन आपको भेजेगा, ये बने बनाए तो नहीं आते। दिस इज़ बेसिकली योर strategic human resource, ठीक है, who are actually aligning with your operational strategy. So participation is very important, और participation में सिर्फ ये नहीं कि इन लोगों के roles हैं, you need participation from the whole organization. So इन लोगों को आपने include करना है, क्योंकि जब आप change लेके आ रहे होते हैं, believe me, changes are good but changes are resisted, क्योंकि लोग क्या होते हैं, एक ट्यून के ऊपर चल रहे होते हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी विद द सिम्फनी दैट इज़ बीइंग प्लेड ऑन, लेकिन जैसे आप म्यूज़िक चेंज करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, मूड्स बदल जाते हैं, ठीक है। सो लोगों को आपने क्या करना होता है, अगर आपने सक्सेस करनी है, अगर आप उनकी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आपने उनको पहले प्रिपेयर करना होता है कि भाई दीज आर द चेंजेस दैट आर coming in an organization, these are the things that organization is envisioning, और इस किस्म से चेंज आएगा। अगर मैं कहूँ आपको मैक्रो लेवल का एग्जांपल दूँ, जब यूरो करेंसी आई तो इट टुक लाइक years, more than 10 years यूरोजोन बनाने में, ठीक है, बिकॉज इट वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग पीपल। जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती तो कोई भी लॉ आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। देन कम्स डूइंग सो इम्प्रूव्स द लाइकलीहुड ऑफ देयर बाइंग इन टू द चेंज। अगर आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ एक मेमो आ जाता है कि भाई आज से ये होगा, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव रेजिस्टेंस, और आपकी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी उस तरीके से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगी। और अगर आपकी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। सो इट्स जस्ट लाइक वो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। तो जब तक आप लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करते, यू कांट असेस द सक्सेस ऑफ योर ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी। And also involving users in design. Design क्या है? Basically that is your concept stage. जब आप उसको बना रहे थे तो जो users हैं, जिन लोगों पे आपने ये अप्लाई करना है, उनको involve करें कि जी जब ये conception stage पे थी हमारी operation strategy, उस वक्त से उनको पता हो कि भाई ये काम होने वाला है या ये काम हो जाएगा। It allows the managing the implementation to access their detailed knowledge and experience. तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि जी लोगों की कितनी कैपेसिटी है, लोग कहाँ तक इस चेंज को ले सकते हैं, लोग कहाँ तक इस स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करेंगे। So keep people in the loop since the design stage. Then comes, this is especially important because some elements of the strategy may be developed at least partially by the external contractors या consultants, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं because there are knowledge, हमने वो कहा था ना, it's a knowledge driven economy। so knowledge economies में क्या हो जाता है कि आपकी कुछ limitations होती हैं, आप सब कुछ within organization नहीं कर सकते। so जब आप नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ों को क्या करना लग पड़ता है, outsource करते हैं। तो you can actually call your contractors, you can actually call these कॉन्ट्रैक्टर्स को आप बुला सकते हैं, आप ये कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हैं कि जी हमने ये चेंज लेके आना है। फॉर एग्जांपल आई नो कि जब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बीपीआर किया, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जब कर रहे थे, सो इट वाज नॉट डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, इट्स बेसिकली द थर्ड पार्टी। समटाइम्स ये होता है कि थर्ड पार्टी के अंदर बायसेस नहीं होते, दे लुक एट द सिस्टम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस द वे अ पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन। सो जब इस किस्म की आप डॉक्यूमेंटेशन या इस किस्म के काम कर रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर people is really important. Keep them in the loop and then you can actually see कि जब strategy implement हो रही होती है तो उनसे आपको acceptance मिल रही होती है, rejection नहीं या resistance नहीं आपको मिलती। Although there is no simple formula to ensure commitment to an implementation. We can't say कि implement होगी तो आपकी commitment आ गई। There are some basic human resource practices that can facilitate the successful involvement. Now you go back to that lecture of strategic human resources, how traditional क्या था और strategic क्या है। So this is basically the different HR activities जो कि आप करते हैं, तब आपकी operating strategy की implementation में commitment आएगी, तब लोग उसको accept करेंगे। For people to be involved effectively
In an implementation, they must have confidence that involvement will be positive experience, have the education that will allow them to contribute intelligently, and be allowed the opportunity to participate in the implementation process. तो इसके अंदर एक आपको चीज़ नज़र आएगी कि आपने लोगों को इन्वॉल्व करना है. एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर ये हुआ कि जी आप उसको मैंने कहा जी प्लीज़ मुझे एक ड्राइंग बना दें. आपने ड्राइंग बनाई और जैसे ही मैंने कहा आप मुझे ड्राइंग बना के दें, एंड जब भी हमें ड्राइंग बना के देंगे आई विल गिव यू $10. आप मुझे ड्राइंग बना के देते हैं, मैं आपको $10 दे देता. गुड, यू हैव एन इंसेंटिव दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड एंड यू हैव मेड द ड्राइंग. अब जो आपने ड्राइंग बनाई मैंने आपके सामने उसको फाड़ दिया. आई डिस्ट्रॉयड दैट ड्राइंग. और मैं कहता हूँ फिर से बनाओ, मैं आपको $10 दूंगा. Now tell me, are you really interested in making another drawing for me, even though you saw कि मैंने earlier drawing आपके सामने उसको जला दिया या मैंने उसको फाड़ दिया. आपकी कमिटमेंट नहीं. लोगों को आपने जब यूटिलाइज करना है, मोस्टली मैंने अभी देखा है इवन इन द पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट भी कोई प्लान अगर इनिशिएटिव कराती है, लोगों से वो काम करवाती है, बट अल्टीमेटली आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती क्योंकि पीपल फील कि आप जो काम करवा रहे हैं उसकी में भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो. गिवन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एक मुझे वो प्रोजेक्ट मिला एंड आई गेव दैट वर्क टू माई स्टूडेंट्स एंड द प्रोजेक्ट वॉज रियली बिग. इट वॉज समथिंग कि जी यू कांट थिंक कि भी बच्चों एक सेमेस्टर के लिए हैं तो whether that project is going to give results or not. But still I said okay, I'll give you extra marks, या आपकी ये assignment है, आपने ये काम करना है. Students gave, it was basically a marketing campaign of one project. अब जनाब बच्चों ने एडवर्टीजमेंट्स बनाई, बच्चों ने उस पर प्रेजेंटेशंस बनाई, बच्चों ने उसके ऊपर वो क्या बनाते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पेज, एवरीथिंग ऑल वाज बीइंग डन. एंड जो एक रिएक्शन मिड में आ जाता है कि सर आप इतना हमसे काम करवा रहे हैं एंड यू आर जस्ट डिमांडिंग अ कंप्लीट प्रोफेशनल इनपुट ऑन इट, एंड वी नो कि भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि पीछे उस ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रोफाइल थी कि भी वो काम इस तरह का करवाती है लेकिन होना ही नहीं, क्योंकि इट्स अ बिग टैंजिबल चेंज दैट इज़ कमिंग. एंड आई कमिटेड टू दीज पीपल कि भी इंशाल्लाह हो जाएगा. वट एवर यू आर डूइंग आई गिव यू 100% इंश्योरेंस कि भी आई विल बी यूजिंग इट एंड योर नेम्स विल बी देयर. हुआ ये कि भी आई वॉज आफ्टर इट एंड द थिंग एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग इन टू एक्शन, और वो वाला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने लगा. जैसे जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था वैसे वैसे मैं वो जो चीज़ें जो मुझे बच्चों ने बना के दी थी आई वॉज यूजिंग इट, एंड अल्टीमेटली इट वॉज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. Things went as they were planned. The things that are required from students, they were utilized in a proper and an optimal manner. But the students have graduated. वो उनको पता ही नहीं कि भी हो रहा है. And what I did was I wrote an email to all these students, thanked them कि भी look, आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये हमने यहाँ पे यूज़ की, आप लोगों ने ये मुझे वीडियो बना के दी थी, ये यहाँ पे इस वो एग्ज़िबिशन पे हम गए थे, वहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स आप लोगों ने क्लिक की थी, ये मैंने यूज़ की. And believe me, I got so much good feedback कभी they felt very happy and they said जी अगर आइंदा भी आपने हमसे कोई काम कराना आप करवा सकते हैं. Now they have graduated, ठीक है, they are on their jobs. But एक जो internal satisfaction होती है ना जब आप लोगों को participate करवाते हैं, you have to tell them कि भी जो वो inputs या जो वो intelligence या जो वो आपको वो अपने intellectual इनपुट्स दे रहे हैं, दे विल नॉट बी गेटिंग वेस्टेड. यानी ये हम सिर्फ एक एक्सरसाइज फॉर द सेक ऑफ टाइम नहीं कर रहे, इट विल बी हैविंग अ प्रोडक्टिव इम्पैक्ट. देन पीपल ओन इट. ये जो चीज़ है ओनिंग वाली, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है टू क्रिएट, एंड यू माइट हैव कम अक्रॉस इन योर लाइफ कि जब आप कोई चीज़ लेके आ रहे होते हैं, पीपल आई विल आइदर लाफ ऑन यू, पीपल विल मेक फन, पीपल विल डीमोरलाइज यू, दे विल से कि भी why are you doing it? We know that it is not going to happen. But if you are committed, वही जो integrity है, अगर आप committed हैं, अगर आपके morals हैं, अगर आपने उसको वाकई उस काम को लिया है, आप कहते हैं कि जी मैंने अपने operating strategy को implement करना है, मैंने change करके देना है, मैंने revolutionize करना है, people will be committed to it. People, once you get the commitment from people, people own it. अब जो ओनिंग वाली स्पिरिट है दैट टेक्स टाइम, लेकिन इट्स नॉट कि आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट उनको दे देना है.
you keep them in the loop, you keep them informed, you tell them कि भी आपने ये काम करना है, आपने इस तरीके से ये काम करना है, आपने ये वाला एजेंडा यूज़ करना है, हम ये वाली चीज़ आपकी वाली यूज़ कर रहे हैं. And once people are informed, people are involved in these matters, then people think, okay, the organization value it. It's not just coming from some consultant or contractor, it's not coming from the top management, but we are part of it. So they started owning the process. So वो जो आपने strategy उस वक्त बनाई होती है, या वो जो strategy आप उस वक्त सोच रहे होते हैं कि भी ये मैं बनाऊंगा या ऐसी बननी चाहिए, then it actually gets implemented. क्योंकि सारे कोर्स में हमने सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी देखी भी, ये चीज़ें these were all theoretical concepts. As I said, it is a practical course, but they were all theoretical concepts. The success comes जब वो implement हो सकती है. Now once it's implemented, it should give you the desired results. Otherwise, that is a strategic failure. So लोगों की participation actually ensure करती है कि आपकी operating strategy implement हुई है and it has given you the results. What are the differences between operational and strategic monitoring and control? अब operational क्या होता है, strategic monitoring क्या होती है और control क्या होता है? Strategic monitoring and control क्या करता है? It involves the monitoring and evaluation of activities, plans and performance with the intention of corrective future action if required. M&E is part of every organization. हर organization में ये है. May it be academic, may it be corporate, may it be NGO, may it be public, may it be private. हर जगह आपकी M&E होती है. और M&E क्या हो रही होती है? Monitoring is basically the continuous activity. कि भी आपने attendance लगा ली, आपने वो results दिए, आपने जनाब productivity reports देख ली, आपने ranking देख ली. Now that is continuously going on. Evaluation क्या होती है? आपकी स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकती है, आपकी मिड ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकती है, आपकी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकती है, और आपकी इम्पैक्ट भी हो सकती है. दैट इज़ बेसिकली योर 3 to 5 years later. So when we are doing this monitoring and evaluation, we are actually looking into कि जी जो चीज़ें हमने उस स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर डिफाइन की थी, या जो चीज़ें मैंने उस ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर लिखी थी, या वाकई वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं. और जब मैंने ये ज़ाहिर किया, जब मैंने ये फोरकास्ट किया था, या मैंने ये प्रिडिक्शन की थी कि भी इस एक्शन से हमें इतना फ़ायदा हो गया, क्या हमें वाकई वो फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ. सो एवेल्यूएशन क्या करता है? यू आर मेजरिंग द परफॉर्मेंस विद द इंटेंशन ऑफ करेक्टिव फ्यूचर एक्शन. कि जी अगर वो गलती होगी तो आप उसको फिर से करेक्ट कर लें. और अगर आप एवेल्यूएशन कर रहे हैं और थिंग्स आर गोइंग द वे दे आर एंड इज़ एक्चुअली गेटिंग वर्स, सो उस एवेल्यूएशन का कोई फ़ायदा नहीं है. देन the strategic view of monitoring and control is similar to operational view, but there are differences. अब क्या है? At a strategic level, objectives are less clear, tangible. आपको सिर्फ वो vision एक देता है, ठीक है. There may also be less knowledge of how to bring the desired outcome. एक मैंने vision, एक मैंने ख्वाब सोचा, मैंने कहा जी we will go on the moon. Okay, it's not a clear objective. I haven't told you कब जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है. So वो जो strategic vision होता है, that is a little unclear. Similarly, frequency with which control interventions are made, that is also different. जब control interventions और strategic में डाल रहे होते हैं ना, strategic monitoring में, तो वो different होती है. और जब operational में कर रहे होते हैं, that is different. Operational is much more rigid, operational is much more stringent, operational is much more better as compared to strategic. Strategic के अंदर उस तरीके से आप इतना rigorous नहीं होते. Strategic control can be non-repetitive. It is non-repetitive, with each implementation task involving unique projects or investments. One model of control uses the following questions to distinguish between. कि आपके strategic और operational control में क्या क्या फ़र्क है. तो ये है एक मॉडल है जो कि दोनों को differentiate करता है. Number 1 is your expert control. कि who is on the expert control. Number 2 is your trial and error control. Number 3 is your intuitive control. Number 4 is your negotiated control, and number 5 is your routine या operational controls. इन controls के जो हैं questions, इनको हम basically define कर सकते हैं. We can actually look into it कि जी आप इसको किस तरीके से differentiate करते हैं in terms of strategic control and operational control. अब how is progress towards strategic objectives tracked?
अब किस तरीके से आप उनको ट्रैक करते हैं? नंबर 1, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। बेसिकली आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट इट डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। दैट्स व्हाट वी वर वेरी मच क्लियर कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन M&E. Monitoring includes the first 3 of these activities. To do this successfully, any operating strategy should do. पहली 3 activities. Number 1, be tracking progress against 2 types of implementation objective. Project objectives that indicate the progress of implementation towards its end point. Project objective क्योंकि छोटी ड्यूरेशन होती है इसलिए end point तक होता है. And the process objectives that indicate the consequences that the implementation has on the operation processes that is intended to affect. ठीक है. So 2 आपके objectives आ गए. Number 1 is your process objective and number 2 is your project objective. Project objective में आप obviously आपका end होता है, आपका end point होता है और यहाँ पे आपको process objective को आप देख रहे होते हैं आपके processes कैसे implement हो रहे हैं. Number 2, compare progress against some एस्पायरेंट और टारगेट, यानी आपके जहन में कोई ना कोई टारगेट होगा. अब जो ये परफॉर्मेंस है आपने इसको मेजर किया, इसको आप किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर करते हैं. वो दैट स्टैंडर्ड कैन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड कैन बी generated from other organizations, that standard can be generated from your organization. कि मैंने ये मेरा मैं अभी 50 पे ऑपरेट कर मैंने 100 पे जाना है, तो 100 इज़ बेसिकली योर स्टैंडर्ड. तो आपने मेजर किया तो दैट इज़ 80, तो आप कहते हो जी अभी 20 वो का लैप्स है, तो 20 को आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली लुक इनटू इट कि आपने इस 20 को किस तरीके से इम्प्रूव करना है या प्रूव करना है. सो देन that is basically your standard, preferably involving broad range of measures, as is the intention of the balanced scorecard को use कर सकते हैं, which retains traditional financial measures but also measures customer satisfaction, internal processes, innovation and improvement activity. जो कि मैंने कहा था आप internally भी standards ले सकते हो, और what we use the balanced scorecard, which is not just talking about the financial, it is also looking at the customer satisfaction, and there are other factors also that you are looking upon. Then what are the dynamics of monitoring and control? अब मॉनिटरिंग क्या करती है? मॉनिटरिंग ऑफन इंडिकेट्स दैट द ट्रजेक्टरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मे हैव टू बी चेंज्ड, यानी जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मॉनिटरिंग आपको बताती है आइदर वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. How easy this is depends partly on how tightly its operation resources are aligned with the market requirements. कि जी किस तरीके से आपने अलाइनमेंट की है तभी आप उसको ईजिली मेजर कर सकते हो. अब टाइट अलाइनमेंट इसमें क्या होती है? टाइट अलाइनमेंट मीन्स दैट very specific market requirement are aligned exactly with relatively narrow set of operations capability. यानी you are very clear कि ये market requirement है और ये मेरी capability है. Loose alignment क्या कहती है? It indicates broader set of capabilities matching an equivalent wide set of market requirements. अब इसमें broader में ज़्यादा सारी आपकी requirements हैं और ज़्यादा सारे आपके capabilities हैं. This can provide some insurance against unexpected shifts in the environment. But ये आपको क्या कहता है कि अगर आपकी कोई मार्केट के अंदर या environment के अंदर कोई अगर changes आ जाते हैं तो इसके अंदर इतनी flexibility होती है that you can actually align yourself or realign yourself. That is the flexibility in the loose alignment. लेकिन अगर tight alignment हुई है then it is difficult. How can the monitoring and control process attempt to control the risks? अब इसको हम कैसे measure करते हैं? Number 1, a key task in the operations strategy process is the consideration of potential risks. क्या आप risks तो हमेशा होंगे, because understanding risks can help to cope with them should they occur. कि अगर आपको risk का पता तो you can easily cope with them, you can easily counter them. There are 5 aspects of risk that are particularly relevant to the operation strategy. अब ये कौन से risk हैं वो let's see. Number 1, the risk of market and operations performance becoming out of balance. कि जी एक तो आपकी market और एक आपका operations चल रहा है, ये क्या हो सकते हैं? out of balance हो सकते हैं, which may lead to internal and external operation related risk. कि आपका operations ख़राब हो सकते हैं अगर आपकी risk of market और आपकी performance match नहीं कर रहे. Number 2, the distinction between pure risks involving events which will produce possibility only of loss and
speculative risk, emerge from competitive scenario and hold potential for loss or gain. So दो किस्म के आपके रिस्क हो सकते हैं. एक आपका क्या होता है, प्योर रिस्क होता है, जिसमें आपका क्या हो सकता है, ज़्यादा लॉस ही होता है. प्योर रिस्क मीन्स कि जी आपने कोई मशीनरी या लोगों को आपने लीगली कोई चीज़ ऐसी कर दी है, उससे आपको लॉस ही होगा. स्पेकुलेटिव रिस्क ये होता है कि जी आपने एक रिस्क ले हुआ, आपने कहा जी आई हैव दिस मनी, शुड आई गो फॉर दिस प्रोडक्ट, या मैं इसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूँ या मैं नई इनोवेशन कर देता हूँ. स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ तो इट्स अ प्योर स्पेकुलेटिव रिस्क, जी आइदर इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट और इट्स गोइंग टू गिव यू लॉस. प्योर रिस्क के अंदर आपको यूजुअली लॉस ही मिलता है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है उसमें आपको लॉसेस भी मिल रहे होते हैं और आपको प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं. देन कम्स योर कंट्रोलिंग रिस्क. कंट्रोलिंग रिस्क थ्रू preventive strategies where an operation seeks to prevent an event occurring. कि आप प्रोएक्टिवली मेजर कर रहे होते हैं और प्रोएक्टिवली आप कहते हैं कि जी अगर ये चीज़ हो जाएगी तो मैं ये काम कर लूँगा, तो आप पहले ही वो काम कर लेते हैं ताकि वो चीज़ हो ही ना. मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज, इसमें आपकी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी होती है. मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, when an operation seeks to isolate an event from possible negative consequences. कि आप बिल्कुल अपने जो प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका प्रोसेस चलता रहेगा. एंड रिकवरी स्ट्रैटेजीज. रिकवरी स्ट्रैटेजी क्या होती हैं, वेयर एन ऑपरेशन एनालिसिस and accepts the consequences from an event but undertakes to minimize and alleviate the or compensate for them. कि जी आपका लॉस हो गया बट यू आर रेडी कि जी आप बाउंस बैक करते हैं, आप एकदम कहते हैं जी मैं इसके लिए ये काम करूँगा. सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर रिकवरिंग स्ट्रैटेजी, कि आप एकदम फॉल बैक होते हैं और उसके बाद फिर से आप उसको अप की तरफ जा रहे होते हैं. और उसके बाद एडजस्टमेंट कॉस्ट रिस्क क्या होती है, दीज आर द लॉसेज दैट कुड बी इनकर्ड बिफोर द न्यू स्ट्रैटेजी is functioning as intended. So basically जो loss that could be incurred before the new strategy is functioning, कि आप उससे पहले आप preventive measure ले लेते हो. फिर क्या होता है, intervention risk which is incurring of type 1 and type 2 errors. या अगर आपने stats का basic course पढ़ा हुआ तो उसके अंदर हम ये दो चीज़ें पढ़ते हैं, one is your type 1 error and another one is your type 2 error. टाइप 1 एरर क्या करता है, इट अकर्स व्हेन मैनेजर्स इंटरवीन अननेसेसरली. ठीक है, यानी ज़रूरत नहीं है मैनेजर फिर भी आके बार बार आपको अगर आपके ऑपरेशंस में आके मॉनिटरिंग कर रहा है, तंग कर रहा है, जो कि भी डैमिंग भी कहता है कि जी ओवर एक्सेसिव मॉनिटरिंग इज़ बैड, आप इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं करते. एंड टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, व्हेन द मैनेजर्स फेल टू रिकॉग्नाइज फॉर इंटरवेंशन वेयर इट्स एक्चुअली एग्जिस्ट. एक में बेजा इंटरवेंशन कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली योर टाइप 1 एरर, और एक में ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बार बार वहाँ पे दे फेल टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंटरवेंशन, जहाँ पे ज़रूरत है और वो इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते. सो दैट इज़ बेसिकली योर टाइप 2 एरर. नाउ यू माइट हैव कम अक्रॉस द सिचुएशंस जहाँ पे आपके मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं होती एंड स्टिल दे आर एक्चुअली पोकिंग देयर नोज. सो दैट इज़ बेसिकली योर टाइप 1 एरर. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्पावरमेंट दे दो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वो लीन सिस्टम्स लेके आएँ एंड योर बॉस हैज़ गिवन यू टास्क एंड ही सेज कि अच्छा चलो आप यह कर लेना एंड देन वी विल टॉक नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक का इंतज़ार नहीं करता और वो डेली आपसे पूछ रहा हो गया नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, देन वेयर इज़ एम्पावरमेंट. अब नहीं ज़रूरत, व्हेन यू हैव गिवन द टास्क देन जस्ट evaluate आफ्टर 1 week, बट स्टिल यू आर डूइंग इट. सो दैट इज़ अ टाइप 1 एरर. टाइप 2 एरर ये हो सकता है कि जी एक आपकी मॉनिटरिंग चल रही है और उसमें आपका क्रूशल रोल है, यू हैव टू गिव योर इनपुट्स बट यू डोंट, यू जस्ट से कि जी आप कर लो, लेकिन TORs भी कहते हैं एंड योर टास्क रिक्वायर, योर जॉब रिक्वायर्स कि जी आपकी इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में आपको इंटरवीन करना चाहिए बट यू आर नॉट डूइंग इट. दैट इज़ बेसिकली योर टाइप 2 एरर. नाउ लर्निंग की बात आ जाती है. हाउ डज लर्निंग कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ठीक है, अब implementation risk is reduced as an organization learns over time. कि जब आप ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर इम्प्लीमेंटिंग रिस्क होगा. When you are bringing that change for the first time, उसका इम्प्लीमेंटेशन रिस्क इज़ वेरी हाई. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन रिस्क क्या हो जाता है, दैट स्टार्ट्स falling down. And there are 4 issues are important कि how learning affects की इम्प्लीमेंटेशन में आपने देखने, और वो कौन से हैं जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं.
सो जैसे जैसे लर्न टेक दिस थिंग, जो आपके लर्निंग कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे एक्सपीरियंस के साथ ऑर्गेनाइजेशंस को पता चल जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को पता चल जाता है कि आपने किस तरीके से टीम्स के अंदर कोहेजन रखनी है, आपने चेंज कैसे लेके आना है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम वो काम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है और उसके साथ आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो क्या हैं आपके 4 क्वेश्चंस, लेट्स आस्क देम। How can an operations strategy encourage the learning necessary to make sure that operations knowledge is carried forward over time? ये ना हो कि आपने एक लेसन लर्न किया उसके बाद then you forget it. You have to make sure कि अब उसकी learning continues अगले दफ़ा भी जाए. Here is the distinction between single loop and double loop learning, ये हमने last time किया था. How can an operations strategy ensure that the organization appropriates the competitive benefits that are derived from build-up operations knowledge? कि जी जो knowledge आपका generate हुआ उसने कितना benefit दिया, that is also needs to be ensured. Then comes how can an operations strategy take into account the fact that the innovations that drive from the build-up operations knowledge have a momentum of their own and are strongly path dependent. They are influenced by what has happened before. कि जो actions के साथ जो innovation हो रही है ये आपकी operation strategy लेके आ रही है. So you have to make it as a built-in thing कि जी अगर ये change आ रहा है ये आपकी operation strategy से आ रहा है, ठीक है. And last, how can an operation take into account the interaction between the extent of resource and process change? कि किस तरीके से आपका operation change हुआ है, आपने में भी resources different use कर लिए हैं या आपने process को change कर लिया. ये जो 4 questions हैं इनको आपने क्या करा होता है, visibly tangible आपने इसके अंदर changes लाने होते हैं कि भाई आपने किस तरीके से ये changes लाए हैं and it needs to be communicated to people. So ये आपकी learning में contribute करता है. अगर आपने ये contribution नहीं की या अगर आपने ये knowledge transfer नहीं की तो people won't realize that how effective that operating strategy has been. Then comes how does stakeholder management contribute towards strategic control? अब stakeholder contribution क्या होती है, stakeholder management contribution क्या होती है? All implementation projects have stakeholders, that we know. Who are the individuals and groups that have an interest in the project process or outcome? ठीक है, आप कोई भी business concern ले लें, एक university ले लें, you are a stakeholder, I am a stakeholder, आपके parents stakeholders हैं, everyone is a stakeholder into it. And they have interest in that and they should include in its planning and execution. और हमें इन stakeholders की जो contribution है या इनकी जो strategic importance है ये हमें realize करनी चाहिए. And when we are actually developing the operation strategy, it needs to be documented over there. We need to see कि इनका interest क्या है and what they are actually talking about. One approach to discriminate between different stakeholders and how they should be managed. क्योंकि हर stakeholder का इंटरेस्ट फ़र्क है, हर स्टेक होल्डर फ़र्क है, उनका कितना प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो फ़र्क है और उन सारों का जो आउटकम होगा, हाउ दे टेक द आउटकम, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, सो हमने क्या देखना होता है, हाउ दे शुड बी मैनेज इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर पावर टू इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट एंड देयर इंटरेस्ट इन डूइंग सो. तो हम एक पावर मैट्रिक्स एक बनाते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि हर स्टेक होल्डर, इसको हम स्टेक होल्डर मैट्रिक्स भी कहते हैं, मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन बहुत कॉमन है. सो हम एक पावर मेजर के इस ये वाला जो बंदा है इसका इन्फ्लुएंस कितना है, जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप उसको वैसी प्रायोरिटी देते हो, जिसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल मिनिमम है आप उसको उस तरीके से डील करते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं और उन स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके हर स्टेक होल्डर की कितना इन्फ्लुएंस है, वो जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आप डिटर्मिन करते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि जी आपने उनको कितनी प्रायोरिटी देनी है और इन्वॉल्वमेंट उस इन्फ्लुएंस के साथ आप करते हैं. अगर मेरी इन्फ्लुएंस बहुत कम है तो ऑब्वियसली मेरी इन्वॉल्वमेंट भी या मेरी जो कमिटमेंट है वो भी कम होनी चाहिए. लेकिन अगर आप बेजा इन्वॉल्वमेंट करते जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस मेरे है नहीं, तो वो भी टाइप 1 एरर है. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. ठीक है, लेकिन उन स्टेक होल्डर्स का कितना इन्फ्लुएंस है आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी उस इंटरवेंशन के ऊपर, एंड देन यू मैनेज देम अकॉर्डिंगली टू देयर इन्फ्लुएंस. देन दिस रिजल्ट्स इन पावर इंटरेस्ट ग्रिड. जो मैं कहा था एक मैट्रिक्स बनती है, दैट इज योर पावर इंटरेस्ट ग्रिड.
stakeholders position on grid gives an indication how they can be managed. तो वो जो आपकी stakeholder grid होती है वो आपका it's just like a 4 quadrant diagram, high low, और उसमें आपका influence पता चल जाता है और फिर आपको idea हो जाता है कि मैंने हर stakeholder को किस तरीके से manage करना. ये जो stakeholders होते हैं they are very important. आपके customers भी उसी में आ जाते हैं, आपके suppliers भी उसी में आ जाते हैं, आपकी government उसके अंदर आ जाती है. Now you can't deal them equally. ठीक है, that is one thing which is clear. आप उनको equal एक level playground पे भी deal नहीं कर सकते because हर एक का influence क्या है, different है, हर एक की power different है, हर एक का interest different है आपके project के ऊपर. तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, जैसे जैसे आप एक अपनी ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली दी स्टेक होल्डर्स आर गेटिंग अफेक्टेड और उनके आउटकम्स भी डिफरेंट होंगे, आउटकम्स भी उनके चेंज हो रहे होंगे जब आपने अपनी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी चेंज की है. तो जब वंस यू हैव चेंज्ड इट, सो यू नीड टू डिटर्मिन कि भी किसको मैंने किस तरीके से रिलेटिव इंपॉर्टेंस देनी है. तो आप क्या बनाते हैं, पावर इंटरेस्ट ग्रेड के कितनी उसकी पावर है और उसका कितना इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में अंदर टू इन्फ्लुएंस एंड टू मैनेज, और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली करते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एक्चुअली मॉनिटरिंग और व्हेन यू आर एक्चुअली एवेल्युएटिंग योर ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स उस पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. नाउ so far what we have done is that we have talked about these different models. ठीक है, हमने ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी को देखा कि जी वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है. हमने ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी की वो जिसे कहते हैं वो की डायनामिक्स को देखा, हमने ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी की वो जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन को देखा और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन को देखा. एंड वन थिंग दैट वी कम टू क्लियर इज़ दैट हाउ वी आर गोइंग टू implement it, who are the power players, किस तरीके से आप उनको डील करना है. यहाँ पे I wanted to show you which is not related but I think कि जो आ जाके इस पे आ जाता है, what I always see is कि कुछ लोग कहते हैं there is system and कुछ लोग कहते हैं there are people. तो वो जो people का component है that is very important and ये जो होती है ना आपकी collective intelligence और जो the way people are aligned with each other, that is much more difficult as compared to the way you are actually putting different resources, putting different hardware together. लोगों को align करना is much more difficult. So that is basically कि आपका जो लोगों की management है, that is highly important. So what I'm going to do is I'll show you one video that talks about creativity. That talks about कि जी जो creativity है that is very important in terms of bringing the true implementation of any project. ठीक है. Now this person is talking about creativity and he has a very well learned scholar और I would suggest कि जी इसकी TED के ऊपर और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसकी अपनी वेबसाइट भी है, you better look at it and you enjoy the video. Till then आप अगर इस वीडियो को देखो तो you will get a very important lesson that mistakes are good. ठीक है ना, हमने पीछे सिस्टम्स को पढ़ा, अलाइनमेंट को पढ़ा, सारा कुछ आइडिया किया, लेकिन जो क्रिएटिविटी है दैट ब्रिंग्स द इनोवेशन. वो आपका जो मार्केट रिसोर्सेज हैं और जो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ऊपर जो लेके जाना, जो डायनामिक सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, दैट कम्स विद एक्सपेरिमेंटेशन, दैट कम्स विद क्रिएटिविटी. लर्निंग कर्व्स तो साथ साथ बन रहे होते हैं, बट व्हाट वी हैव टू इंश्योर इज कि वो जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर लोगों को रखा जाए. व्हाट गूगल इज डूइंग एट द मोमेंट, व्हाट एप्पल इज डूइंग, व्हाट सैमसंग इज डूइंग, व्हाट याहू इज डूइंग. People are allowed to think brightly. People are allowed to think वो जैसे कहते हैं loudly. हम क्या करते हैं, हम उनको इतना एजुकेट करते हैं कि they should not be making mistakes, they should not be creative. लेकिन जितने भी आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें यही है कि people should be allowed to experiment. People should be allowed to do entrepreneurial ventures. ठीक है. So watch this video and I'm sure you are going to enjoy it. You will learn a great deal out of it, and then inshallah in the next 2 lectures we will be summing up all the course about this operation strategies. Enjoy your assignments, do your वो जिसे कहते हैं quizzes,
sessional exams, and I wish you best of luck. Till then, see you next time. Allah Hafiz.